नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं दिशा युनिव्हर्सिटी या उपक्रमामध्ये. मी सिद्धोदन दिलीप आंबेगावे स्वागत करतो या दिशा युनिव्हर्सिटी या उपक्रमामध्ये. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे दिशा युनिव्हर्सिटी हा जो उपक्रम आहे, भंडारा जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक श्री नुरुल हसन सर यांनी सुरू केलेला एक नाविन्यपूर्ण उपक्रम आहे. या उपक्रमाचा मूळ हेतू असा आहे, जे भंडारा जिल्ह्यातले गोरगरीब मुलं आहेत, शेतकऱ्यांची मुलं आहेत, कामगारांची मुलं आहेत, अशा मुलांना जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये एज्युकेशनचं, शिक्षणाचं आणि त्यातल्या त्यात स्पर्धा परीक्षेचं नॉलेज देऊन, शिक्षण देऊन त्यांना अधिकारी बनवणे, स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातून त्यांना घडवणे, हा या दिशा उपक्रमाचा मूळ हेतू आहे. आणि या दिशा उपक्रमाच्या अंतर्गतच आपण टीचिंग पण देतो आणि सोबतच सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मुलं अभ्यास करताना थोडेसे डिमोटिवेट होत असतात. डिमोटिवेट झालेल्या मुलांना मोटिवेट करण्यासाठी आपण अनेक महत्त्वपूर्ण जे अधिकारी असतात त्यांचे प्रेरणादायी प्रवास आपण या उपक्रमाच्या माध्यमातून जाणून घेत असतो. आणि याच्यासाठीच आपण या उपक्रमाच्या माध्यमातून सुरू केलेला आहे मी कसा घडलो हा उपक्रम. या उपक्रमामध्ये आजचे आपले गेस्ट आहेत ते म्हणजे अतिशय महत्त्वपूर्ण मयंक माधव सर, 2023चे UPSC मधून पास झालेले. भारतामध्ये 119वी त्यांची रँक होती. सर, स्वागत आहे तुमचं दिशा युनिव्हर्सिटी या उपक्रमामध्ये. सर, सगळ्यात महत्त्वाची सरांची माहिती सांगायचं झालं तर सरांचा 2023मध्ये UPSC मधून पास झालेले आहेत. सर भारतामध्ये 119वी रँक मिळवले आहेत. त्यामुळे सरांचं आपल्या दिशा युनिव्हर्सिटीमध्ये येणं आणि या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना चांगल्या पद्धतीनं प्रेरणा देणं सगळ्यात महत्त्वपूर्ण गोष्ट आहे. तर बघा सर, पहिल्यांदा माझा एक प्रश्न असा असेल तुमच्या बाबतीत, सरांना जेव्हा पोस्टिंग मिळाली, त्यांच्या आयुष्यातली पहिली पोस्टिंग ही आपल्या भंडारा जिल्ह्यामध्ये तुमसर तालुक्यामध्ये मिळाली. सर सध्या तुमसर तालुक्यामध्ये SDPO या पदावरती येतं. सर, भंडारा जिल्ह्यामध्ये आल्यानंतर, तुमसर तालुक्यामध्ये कार्यरत झाल्यानंतर तुमसर तालुका अथवा भंडारा जिल्हा तुम्हाला कसा वाटला? ही माझी फर्स्ट पोस्टिंग आहे. माझा अनुभव खूप छान आहे. मी बिहार से आहे. इससे पहले मैं ट्रेनिंग के लिए छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद में था. वहाँ 5-6 महीने की ट्रेनिंग थी मेरी. उसके बाद ये मेरी फर्स्ट प्रॉपर पोस्टिंग है. तो यहाँ पे आने के बाद बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक. क्राइम के दृष्टिकोण से और पुलिसिंग के एंगल से बहुत ही अच्छा जिला है ये. यहाँ पे क्राइम भी है, बंदोबस्त भी है और जो भी चाहिए एक पुलिस को सीखने के लिए वो सारी चीजें हैं. स्पेशली तुमसर तालुका काफी बड़ा है. भंडारा के बाद सबसे बड़ा वही तालुका है. तो काफी अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस है. अभी 2 महीने में ही मुझे काफी नए नए एक्सपीरियंसेस हो गए. तो काफी अच्छा अनुभव है अभी. यस, थँक्यू सर. सर, सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जेव्हा अभ्यास करत असतात मुलं, त्यावेळेस त्यांचं फॅमिली बॅकग्राऊंड जर बघितलं तर कोणी खूप गरिबीतून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसतात. ह्या सर्व जे फॅमिली बॅकग्राऊंड असतं यामधून त्यांनी कुठेतरी एका खूप मोठ्या पदावरती गेले असतात. सर, आम्हाला जाणून घेण्याची इच्छा अशी आहे की तुमचं फॅमिली बॅकग्राऊंड नेमकं कसं होतं? तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मैं बिहार के बहुत ही छोटे गांव से हूँ. मेरा दादी घर जो है वो बिहार का एक मुंगेर जिला है. वहां पे दादी घर है. तो मेरे दादाजी फार्मर थे और उनके 5 बेटे. यस सर. उनमें से एक मेरे पापा जो डॉक्टर हुए. उसके अलावा बाकी सब खेती में ही थे. तो मेरी पृष्ठभूमि खेती है. अच्छा. बट पापा जब डॉक्टर हो गए तो फिर उनको, वो पहले थे गांव के डॉक्टर. उसके पहले कोई भी उस गांव में डॉक्टर नहीं बना था, ना कोई इंजीनियर था. यस. तो वो जब डॉक्टर बने तो जब मैं पैदा लिया तो मुझे भी फिर ये था कि पढ़ाई अच्छे से करनी है. जैसे मैंने बचपन से देखा कि अगर कोई अच्छा कर लेता है, जैसे मेरे पिताजी ने किया, तो पूरे गांव में के सारे बच्चों में इम्प्रूवमेंट होने लगता है. तो इसलिए मैं फिर उस गांव का पहला इंजीनियर बना. अच्छा. IIT मैंने क्लियर किया और पहला इंजीनियर बना मैं उस गांव का. उसी प्रकार फिर अभी बाकी मेरी 2 बड़ी दीदी हैं, वो भी डॉक्टर है. अच्छा. तो ये मेरी अच्छा बैकग्राउंड. सर, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड हम्म. अभी कैसा है? एजुकेशन बैकग्राउंड, पहले मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा एक सीतामढ़ी जिला है बिहार, वहां से DAV पब्लिक स्कूल से की 10th तक. सो 11th-12th मैंने झारखंड से बोकारो से किया. उसके बाद फिर ग्रेजुएशन के लिए मैं बीटेक और एमटेक IIT खड़गपुर से मैंने की. वो कंप्लीट होने के बाद फिर 1 साल मैंने प्राइवेट में जॉब किया है नोएडा में. उसके बाद फिर मैंने UPSC की तैयारी. अच्छा. म्हणजे सर, बीटेक चालू असताना IIT मध्ये शिक्षण झालं असल्यानंतर अशी कोणती गोष्ट घडली किंवा अशी कोणती घटना घडली ज्याच्यामुळे तुम्हाला वाटलं की आपण UPSC करायला पाहिजे? म्हणजे UPSC कडे कशा पद्धतीने प्रवास सुरू झाला? बिहार में एक कल्चर है कि सरकारी जॉब का बहुत ही ज्यादा क्रेज. क्रेज आहे सर. वो इसलिए है क्योंकि प्राइवेट जॉब बहुत कम है बिहार में. इसलिए बहुत सारे लोग बिहार से बाहर जाते हैं जॉब के लिए, अच्छा. क्योंकि वहां पे प्राइवेट जॉब बहुत कम है. तो सरकारी जॉब का इसलिए क्रेज ज्यादा है. तो बचपन से ही मुझे फैमिली वाले, मम्मी हो या बाकी लोग हो, वो बोलते थे UPSC की तैयारी करो.
बट मुझे कभी करने का शौक नहीं हुआ था। मुझे था कि मैं आईआईटी करूंगा, उसके बाद एमबीए करके जॉब करूंगा प्राइवेट। तो आईआईटी के जब मैं फाइनल ईयर में था, तब जब मेरी जॉब लग गई, उसके बाद 4-5 महीने फ्री मिलता है कॉलेज, कम काम रहता है। उस टाइम मम्मी ने बोला एक बार यूपीएससी का सिलेबस वगैरह देख के देखो कैसा है, तुम्हें अच्छा लगता है कि नहीं। फिर मैंने उस समय देखा सिलेबस अच्छा। और थोड़ा बहुत पढ़ाई की उस समय, तो लगा कि नहीं, पढ़ाई में तो इसमें मजा आ रहा है ये चीज। यस सर। फिर 1 साल जब जॉब किया तो लगा कि प्राइवेट सेक्टर में उतना ज्यादा मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगा सोसाइटी को या फिर बाकी लोग, तो इसलिए मैंने फिर सोचा 1-2 अटेम्प्ट देके देखता हूँ यूपीएससी, इसलिए मैंने इधर स्विच किया। 1-2 अटेम्प्ट देख के देता हूँ, ऐसा बोल के सर ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर दिया। इसलिए सर कॉंग्रॅच्युलेशन सर. सर यूपीएससीचा अभ्यास सुरू केले तुम्ही. यूपीएससीचा अभ्यास सुरू केल्यानंतर जो आयपीएस होण्यापर्यंतचा जो मधला बॅकग्राऊंड आहे, यूपीएससीचा प्रवास, बरोबर, तो कसा होता? म्हणजे अडथळे निर्माण झाले असतील किंवा पहिलाच अटेम्प्ट मध्ये निघणं, त्यातल्या त्यात म्हणजे एवढ्या लवकर अचीव कसं करणं प्रत्येक गोष्ट, हे तुमचा बॅकग्राऊंड कसं होतं? यूपीएससी की तैयारी, जैसे मैंने बोला, कॉलेज के फाइनल ईयर में मैंने सिलेबस वगैरह देखना शुरू किया था कि क्या सिलेबस है, ये सारी चीजें। और जब मैंने फाइनल सोचा कि कब मुझे यूपीएससी देना है, वो जब मैंने 1 साल जॉब किया, उसके बाद मैंने 2021 में अपना जॉब छोड़ के तैयारी शुरू की थी। तो उस टाइम मुझे लगा कि कैसे तैयारी करनी है, तो पहले खुद सोचा कि सेल्फ स्टडी करके करूं, यस सर. लेकिन जब किया तो लगा कि टाइम बहुत ज्यादा लगेगा इसमें, इसलिए फिर मैंने ट्राई किया कोई कोचिंग ज्वाइन करता हूँ। और उस अच्छा. समय कोरोना चल रहा था, यस सर. तो ऑफलाइन कहीं कोचिंग हो नहीं रही थी। दिल्ली जाने का मैंने सोचा बट हुआ नहीं वो, तो इसलिए फिर मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली। जैसे अच्छा. हमारा दिशा है, ये ऑनलाइन है, ऑफलाइन भी है, उसी तरीके से मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली और फिर उससे फायदा हुआ मुझे और फिर मेरा सिलेक्शन हुआ। तो ये जर्नी थी। अच्छा सर. अच्छा सर. जर विद्यार्थ्यांनी ठरवले की त्यांना यूपीएससी करायचे, तर यूपीएससी नेमकं स्ट्रक्चर कसं असतं आणि विद्यार्थ्यांनी जर यूपीएससी करायचं ठरवलं तर किती वर्ष केलं पाहिजे? कारण की आज म्हणजे याच्यामध्ये रिझल्ट येत बी असतात, पण असे पण आहे की काही जणांचे रिझल्ट येत पण नाहीत. तर असं म्हणजे विद्यार्थ्यांनी यूपीएससी करण्याचा जर मनाशी निर्धार केला तर ते किती वर्ष केलं पाहिजे? स्ट्रक्चर कसं असेल यूपीएससीचं आणि त्याच्यानंतर मग त्यांनी काय केलं पाहिजे जर रिझल्ट नाही आला तर? जब मैंने यूपीएससी के बारे में सोचा था फाइनल ईयर में, तब उस समय मुझे पता भी नहीं था कितने स्टेज होते हैं यूपीएससी में। अच्छा. ये सब कुछ नहीं पता था मुझे। तो ये सब मैंने यूट्यूब से पता किया, सर्च किया वीडियोस वगैरह। तो उससे पता चला 3 स्टेज होता है हम लोग का, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। इसमें सर्वात महत्वपूर्ण प्रीलिम्स होता है। उसमें सबसे ज्यादा लोग देते हैं एग्जाम, उसमें से Yes, फिर sir. 10,000 12,000 लोग क्लियर करते हैं वो। तो वो स्टेज सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद मेंस और उसके बाद इंटरव्यू होता है। इन दोनों के बीच में 3-3 महीने का लगभग गैप रहता है। यस सर. तो एक बार आपने ये डिसाइड कर लिया कि ये करना है, तो आप सबसे पहले यही सब चीज देखो कि कौन सा आपको स्टेज देना है, कौन से स्टेज, हर स्टेज का अलग अलग प्रिपरेशन होता है। Yes, sir, प्रीलिम्स yes. का जैसा आप तैयारी करोगे वैसा मेंस का नहीं कर सकते, यस और मेंस का जैसा करोगे वैसा इंटरव्यू नहीं कर सकते। तो इन तीनों स्टेजेस के बारे में आप अच्छे से पता करो पहले। और आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे सोर्सेस हैं जिससे आपको पता चल जाएगा, टॉपर Yes. के वीडियोस देख के आपको पता चलेगा। तो इस तरीके से आपको ये तीनों एग्जाम के स्टेजेस के बारे में पता चलेगा। अच्छा सर. सर अभ्यास यूपीएससीचा अभ्यास सुरू केला हम्म, तो प्लॅन ए असेल, हम्म, ऑलरेडी प्लॅन बी तुमचा तयार होता, परंतु जर यूपीएससीचा अभ्यास करत असतील मुलं, विद्यार्थी, स्टुडंट्स, तर प्लॅन ए सोबत प्लॅन बी महत्वाचा आहे का प्लॅन ए वरतीच पूर्णपणे फोकस केला पाहिजे? मेरा प्लान बी, इसलिए मैंने 1 साल जॉब किया था क्योंकि प्लान बी रहना जरूरी होता है। यस सर. यस. उससे ना आपको स्ट्रेस कम होगा। तो मेरा ये था कि 1 साल मैंने जॉब किया है, तो अगर 2 अटेम्प्ट में या 3 अटेम्प्ट में नहीं होता है तो फिर मैं प्राइवेट जॉब कोई सर्च करूंगा या फिर कैट दे के एमबीए की तैयारी कर सकता हूँ। तो ये मेरा प्लान बी था। और उसके अलावा फिर अगर आपका यूपीएससी नहीं होता है तो Yes. बहुत सारे आपके पास बैकअप है, जैसे एमपीएससी आप कर सकते हो। यस सर. उसके अलावा आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम होता है। ये सारे बहुत ही अच्छे पोस्ट हैं, इन सब की आप तैयारी कर सकते हो। तो मैंने ये सारा लिस्ट बना रखा था कि अगर यूपीएससी नहीं होता है तो और कौन सा एग्जाम दे सकते हैं। ओके. एमपीएससी, आरबीआई, इसी तरीके से और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं। गवर्नमेंट में आपको जाना है तो ये दोनों एग्जाम, प्राइवेट में जाना है तो प्राइवेट सेक्टर। यस सर. तो आपका क्या बैकग्राउंड है, किस कॉलेज से आपने पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन कहाँ से किया है। यस सर. कभी कभी क्या होता है, हम लोग जिस कॉलेज से पढ़ाई करते हैं वहाँ से जॉब नहीं लगती है, प्राइवेट जॉब, तब आपको सरकारी की तरफ जाना पड़ता है। तो उसके लिए आपका ये एमपीएससी की तैयारी करो और या फिर आरबीआई का एग्जाम दो। यस सर. और मैक्सिमम आप 3 अटेम्प्ट का तैयारी करो। 3 अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है तो फिर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है इस एग्जाम में। अच्छा, मतलब 3 अटेम्प्ट तक कर 3 सकते हैं. अटेम्प्ट तक करो, नहीं तो फिर ये एज है ना, इसमें आप 6 अटेम्प्ट भी, 5 अटेम्प्ट भी दे दोगे तो लगेगा कि एक और अटेम्प्ट बचा है, Yes, दे sir, देता yes, हूँ। yes, sir. और इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और कुछ लोग क्या करते हैं, पहला अटेम्प्ट अपना बिना तैयारी के देते हैं। बिना तैयारी के कोई भी अटेम्प्ट मत दो। फर्स्ट अटेम्प्ट आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको लगे कि मैं पूरी तरह तैयार हूँ, तभी दो। Yes, sir. जैसे मेरे कुछ दोस्त थे, वो फर्स्ट अटेम्प्ट बस ऐसे ही क्वेश्चन पेपर कैसा आता है ये देखने के लिए देते थे। उससे उनका टाइम वेस्ट होता है। Yes, 2 अटेम्प्ट तुम्हारा ऐसे ही निकल गया। Yes, sir. फिर थर्ड अटेम्प्ट तुम सीरियसली दे रहे हो, उसमें अगर नहीं हुआ
तो तुम्हें लगेगा 3 अटेम्प्ट निकल गया, अभी तक क्लियर नहीं हो रहा एग्जाम, तो वो एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आता है। यस सर, यस. इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट एकदम सिरियसली आपको देना चाहिए। अच्छा सर. सर एक विद्यार्थ्यांना तो प्रश्न जाणून घ्यायचा असतो उत्तर, जेव्हा आपलं लास्ट लिस्टमध्ये नाव येतं, कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणजे रिझल्ट आलेला आहे, तेव्हा तुमचा मोमेंट कसा होता जेव्हा रिझल्ट आला तुमचा IPS म्हणून, तेव्हा असं म्हणजे मनामध्ये असं नेमकी कोणती भावना निर्माण झाली? तो जब रिजल्ट आने वाला था वो थिंक अप्रैल का महीना था, ठीक है। यस सर. और नेक्स्ट ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मुझे लग रहा था शायद हो नहीं हो, तो इसलिए नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी कर रहा था मैं। अच्छा. और एक हफ्ते बाद ही नेक्स्ट अटेम्प्ट का प्रीलिम्स था, यस सर. तो मैं टेस्ट दे रहा था उस समय, घर में बैठ के टेस्ट दे रहा था और लग रहा था कि आज या कल में रिजल्ट आएगा, तो थोड़ा स्ट्रेस था। फिर जैसे टेस्ट खत्म किया मैंने, तो मैं घर से तैयारी कर रहा था, तो दीदी थी और मम्मी थी और पापा भी थे, तो इन लोगों को पहले मेरे किसी दोस्त ने फ़ोन करके बोला कि रिजल्ट आ गया है, और उन्होंने रैंक भी उसको बता दी उनको, बट मुझे नहीं पता था, मैं अपना टेस्ट लिख रहा था। तो 2 घंटे का टेस्ट जब मैं लिख के निकला अपने रूम से, तब वो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे सब लोग, अच्छा. कि यार ये तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है, ऐसे ऐसे। फिर मैंने अपना रिजल्ट में नाम देखा, रोल नंबर मैच कराया। मेरा नाम वैसे यूनिक है, मयंक माधव होता नहीं है Yes, नाम yes. किसी का, बट मैंने रोल नंबर भी मैच कराया कि मैं ही हूँ ना। वो एक बार हो गया, फिर रैंक देखा, फिर लगा ये मिल रहा है, कार्डर क्या मिलेगा, ये सारी चीज़ें। उसके बाद फिर घर वाले बहुत खुश थे, और फिर 2 दिन तक पापा का फ़ोन बंद नहीं हुआ बजना, हर 2 मिनट पे किसी ना किसी का कॉल आ रहा था। यस सर, तो यस. ये याद है मुझे। एक आनंदाची गोष्ट आहे ती. सर सगळ्यात म्हणजे महत्त्वाची गोष्ट, तुम्ही जेव्हा IPS झालात, IPS म्हणून तुम्ही आता तुमसरमध्ये आलेला आहात, बरोबर, त्या कार्यरत आहात, तर तिथं आल्याच्या नंतर तुम्हाला पहिल्यांदा जी पोस्टिंग मिळाली, असं समजू की आयुष्यातली पहिली पोस्टिंग ही खूप महत्त्वपूर्ण असते, तर तिथं तुम्ही आलात, त्यानंतरचं पोस्टवरती काम करत असताना काही प्रॉब्लेम किंवा काही अडचणी तुम्हाला आल्या असतीलच, तर ते कसे हँडल केले असतील? पहली बार जब यहाँ पोस्टिंग हुई तो अब हम लोग को पता नहीं होता है जिला कैसा है, यस सर. तो पहले 2-3 हफ्ते अपने को जिला कैसा है, कौन से क्राइम यहाँ पे होते हैं, ये Yes, सारी चीज़ें पता करने में टाइम जाता है, और इसमें बहुत ही स्ट्रेस भी होता है यस सर. कि पुलिस काम कैसे करती है, हर जिले का काम करने का तरीका अलग होता है। तो संभाजी नगर में जब मैं था, छत्रपति संभाजी नगर, वहाँ पे अलग था पुलिस के काम करने का तरीका थोड़ा, यहाँ पे अलग है। वहाँ पे बंदोबस्त बहुत रहता था, लेकिन मर्डर और क्राइम वगैरह कम था, बट यहाँ पे ये सारे क्राइम्स हैं, गैंग वॉर्स हैं, तो अच्छा. पुलिसिंग बहुत ही अलग है। तो ये थोड़ा टाइम लगा मुझे इसमें ढलने में, बट एक बार जब आप सीख जाते हो कि कैसे पुलिस काम करती है यहाँ पे, यस सर. तो आपको तकलीफ कम होती है। तो ये सर जर असं म्हणजे काम करत असताना 100% वरिष्ठांचं प्रेशर असतं, सिनियर लोकांचं, सोबतच पॉलिटिकल प्रेशर असतं, तर हे दोन्ही प्रेशर कसं हँडल करायचं? मग जर आपल्याला तुम्हाला वैयक्तिक स्वतः निर्णय घ्यायचा ह्यावरती, परंतु वरिष्ठ सिनियरचं एक वेगळंच प्रेशर आहे, किंवा त्या तिथल्या जे स्थानिकचं राजकारण आहे किंवा तिथलं पॉलिटिकल आहे, तर ते वेगळंच प्रेशर आहे, तर त्याच्यामध्ये तुम्ही कसं हे करणार, अडथळे दूर करणार? प्रेशर तब आता है जब आप कुछ लीगल करना चाहते हो और ऊपर से या फिर किसी पॉलिटिशियन से आपको इलीगल चीज करने को बोला जाए, जो कि 95% या मैं बोलूंगा जब से मैं हूँ, कोई ने किसी ने मुझे कॉल करके ये नहीं बोला है कि ये करो जो इलीगल हो। यस सर. ठीक है, तो हम लोग ऐसा हमेशा फिल्मों में देखते हैं या इसमें देखते हैं कि लोग कॉल करके बोलते हैं। एटलीस्ट मेरे लेवल पे तो किसी ने अभी तक कॉल करके मुझे ऐसा नहीं बोला है कि ये गलत काम करो या कुछ करो, तो फिर प्रेशर उसका आता नहीं। बस काम का प्रेशर रहता है हम लोग को कि अच्छे से अच्छा पब्लिक को सर्विस डिलीवरी कर सके हम लोग, अच्छा. ये प्रेशर रहता है। SP सर भी बहुत ही कोऑपरेटिव है, यस उन लोग कभी मेरे पे कोई प्रेशर नहीं आने देते, और बाकी भी जो स्टाफ है हमारा Yes. काफी कोऑपरेटिव है, तो काम करने में मजा आता है, प्रेशर नहीं आता। अच्छा, प्रेशर नाही आता. ओके सर. सर जर तुम्ही तुमसरमध्ये सध्या काम करत आहात, त्याच्यामध्ये तिथलं वातावरण तुमच्याशी अनुकूल झालं, ऍटमॉस्फिअर तुम्ही अनुकूल झालं का? किंवा असं वाटतंय की म्हणजे बिहारमधून डायरेक्ट महाराष्ट्रामध्ये येणं पहिल्यांदा, मला वाटतं तुम्ही पहिल्यांदाच आलात का महाराष्ट्रामध्ये फर्स्ट टाइम? हाँ, तर महाराष्ट्रामध्ये येणं, मग बिहारचं वातावरण आणि महाराष्ट्राचं वातावरण नेमकं कसं आहे तुमच्या नजरेतून? वातावरण तो बहुत अलग है, हर चीज अलग है। अच्छा. जैसे वहाँ पे लैंग्वेज अलग है, सबसे बड़ा Yes, तो ये sir. है। Yes, वहाँ sir. पे अलग लैंग्वेज है, यहाँ पे अलग लैंग्वेज है। सरांना थोडंसं मराठीचा प्रॉब्लेम होत आहे. हाँ, तो थोड़ा लैंग्वेज का अलग है, तो वो हम लोग को सीखना है, बट Yes. बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है लैंग्वेज में, 2-3 साल में लोग सीख जाते हैं अच्छे यस से सर, बोलना। यस सर, यस सर. उसके अलावा फिर खाने का डिफरेंस है, लोग का फूड हैबिट्स वहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, लोगों के रहन सहन का अलग तरीका है, अच्छा. और पुलिसिंग के एंगल से क्राइम अलग है। बिहार में अभी तो थोड़ा कम है, बट पहले क्राइम का लेवल ज्यादा था जो अच्छा, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र थोड़ी प्रोग्रेसिव पुलिस है, और क्राइम भी यहाँ पे बिहार के कंपैरिजन में कम है, और पुलिस पे पॉलिटिकल प्रेशर थोड़ा कम है एज कम्पेयर यस सर, वहाँ। यस सर, यस तो डिफरेंस है दोनों जगह। यस सर. सर दिशा उपक्रमाच्या माध्यमातून स्टुडंट्सला तुम्ही कोणत्या प्रकारचा संदेश द्याल, ज्या माध्यमातून यांना या दिशा उपक्रमाचा फायदा झाला पाहिजे आणि जास्त विद्यार्थी कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम मध्ये आले पाहिजे?
आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या है, बहुत सारे बच्चे देते हैं एग्जाम, तो आप सेल्फ स्टडी करके भी क्लियर कर सकते हो एग्जाम, या तो आप फिर कोई कोचिंग के थ्रू आप क्लियर कर सकते हो। तो बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो बहुत ब्राइट होते हैं, बट उनको कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग, प्राइस बहुत ज्यादा होता है, फीस बहुत ज्यादा होता है। इसलिए जो हमारा दिशा इनिशिएटिव है, इसके थ्रू आपको एटलीस्ट 50 बच्चों को फ्री में कोचिंग दी जाती है, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। यस तो आप कोई भी एग्जाम, चाहे तलाटी से आप आईएएस बनना चाहते हो, कांस्टेबल से आप आईपीएस बनना चाहते हो, आप जो भी चीज बनना चाहते हो वो इस इनिशिएटिव के थ्रू आप बन सकते हो। तो इसलिए जब आपके पास कोई गाइड होता है तो आपको कोई भी एग्जाम क्लियर करने में आसानी रहती है। और हम लोग भी इस इनिशिएटिव से इसलिए जुड़े हैं क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। भंडारा चाहे कहीं के भी बच्चे, ऑनलाइन है तो कोई भी कहीं से देख सकता है। तो इसलिए जब आप ये इनिशिएटिव से जुड़ोगे तो आप सबको फायदा होगा, और मैं होप करता हूँ कि आप सबको जो इसमें ढंग से पढ़ाई करोगे, सारे लेक्चर्स अटेंड करोगे, उसके नोट्स बनाओगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उसका सॉल्यूशन दोगे, सॉल्यूशन खुद से करोगे, आंसर राइटिंग खुद से करोगे, तो आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो, चाहे यूपीएससी हो, एमपीएससी हो, जो भी एग्जाम हो। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है खुद से अच्छे से पढ़ाई करना, और दूसरा है फिर कि आपके पास जो गाइड है वो अच्छा हो, जो कि मुझे लगता है दिशा में अच्छे गाइड है हमारे पास। यस सर. थँक्यू सर. तुम्ही वेळात वेळोने आमच्या दिशा उपक्रमाला भेट दिली आणि त्यातल्या त्यात दिशा उपक्रमाच्या माध्यमातून तुमचा प्रेरणादायी प्रवास आमच्या विद्यार्थ्यापर्यंत, प्रेक्षकापर्यंत पोहोचलेला आहे. 100% आमचे विद्यार्थी तुमच्या जीवन प्रवासामधून सक्सेस मिळवून त्यांनी 100% त्यांनी सक्सेस मिळवण्याचा प्रयत्न करतील आणि जे काही अडचणी येतील त्यांना ते तुमच्या माध्यमातून तरी दूर करण्याचा प्रयत्न करतील. धन्यवाद सर. परत एकदा तुम्ही दिशा उपक्रमाला आलात. थँक्यू सर. थैंक यू।